वेलकम टू तरुण आईएएस। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर डिस्कस भी करते हैं और उसी के बेस के आधार पर हम लोग एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो 2 नवंबर का जो न्यूज है, जो समाचार, जो खबर है, उसी के बेस के आधार पर 5 सबसे प्रमुख करंट अफेयर हैं। ये आपका एमसीक्यू है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू आज के न्यूज के बेस के आधार पर। तो पहला जो है आपका न्यूज जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण प्रकाशित करता है। एक बार सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि भाई अगर आपने करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखे हैं, आज का करंट अफेयर के वीडियो जाकर देखें, आई बटन पर प्रेस करें, वहां पर जाए करंट अफेयर देखें, इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। ये आपका एग्जाम में एक बूस्टअप लाएगा आपकी तैयारी में। तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण प्रकाशित करता है ना। तो इसके बारे में आपको चर्चा की जा चुकी है आपके करंट अफेयर में। तो ये ऑप्शन है WHO। अब बात कर रहा है कि भाई विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण की बात कर, तो WHO कहां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, IEA होता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है। तो IEA, UNP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और जर्मन वॉच। तो ये चारों नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जो हमारा जो IEA है ये विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण को प्रकाशित करती है। तो इसका उत्तर आपको ये होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, पहली बार 1998 में, 1998 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है इसको प्रकाशन किया जाता है। इस बार जो WEO जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में जो वैश्विक ऊर्जा होगा, है ना, वो चरम पर होगा। क्योंकि भाई यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहे हैं और उसके कारण से आप जिस प्रकार से ऑयल का प्राइस जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो परिणाम ये है कि भाई ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण खरीदना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो लोग जो हैं आपके नॉन रिन्यूएबल्स के एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ जाएंगे, है ना। इसीलिए इस रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका, यह निम्नलिखित में से कौन सा लेख समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इंडियन पॉलिटी में आप जाएंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है, आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक डिस्कस किया गया है। और उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो अनुच्छेद 14, तो आप देखो ये क्या है भाई, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इसमें 3 तो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, एक आपका क्या है भाई, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 40 कहता है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है ना। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, और प्रोसीजर। उसी प्रकार से आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स की बात करता है। और आर्टिकल 32 जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, वो आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई वो आपको सुप्रीम पावर देता है आर्टिकल 32 के माध्यम से कि आपकी अगर फंडामेंटल राइट्स की हनन हो रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथ साथ में उसमें रीट्स की भी बात की जाती है ना, कितने 5 प्रकार के जो रीट्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 4 जो है राइट आंसर है, 44 है आपका, आर्टिकल 44 में। क्योंकि आपको पता है इसको न्यूज में आने के पीछे कारण है, ये जो एक समान संहिता जो है कि गुजरात सरकार चाहती है कि भाई ये समान संहिता नागरिक उनके राज्य में लागू हो, है ना। एक ऐसे के तहत ये कह सकते हैं कि जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि, इन सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बात कहा गया है कि जो राज्य है तो भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का एक सुरक्षित करने का प्रयास करता है। ठीक है। तीसरा जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 3rd नंबर, कहता है कि क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस की बात करता है, क्षय रोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्षय रोग जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन है। 3 स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्षय रोग की बात करता है ना। आप इसमें देखिए क्षय रोग में क्या कहता है कि यह एक वेक्टर के माध्यम से फैलता है और कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित वायरस के कारण होता है। दूसरा कहता है टीबी सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये अन्य अंगों अतिरिक्त
को प्रभावित कर सकता है। बात सही है, सेकेंड इज राइट आंसर, सेकेंड जो आपका सही स्टेटमेंट है। 28% मामलों के साथ भारत उन 8 देशों में से शामिल है जो कुल टीबी रोगियों की संख्या में 2/3 की वृद्धि करता है ना, ये भी बात सही है। तो पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि भाई पहला स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वेक्टर के माध्यम से फैलता है, कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित। क्या ऐसा है क्या? ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है आपका, और बाकी शरीर के अन्य अंगों में भी ये प्रभावित हो सकता है। तो सेकेंड और थर्ड इज अ राइट आंसर बी है। सेकेंड और थर्ड कुछ दिन पहले ये आया था, ठीक है। इसी में आप देखिए क्या है भाई, टीबी मतलब माइक्रोबैक्टीरियल्स ट्यूबरकुलोसिस है ये आपका, ये कई बार प्रश्न पूछ देता है ना, और ये जीवाणु के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरिया परिवार से संबंधित रहता है, ना कि कोरोना वायरस के परिवार से। मनुष्य में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है ना, लेकिन ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। हाल ही में WHO ने जारी किया है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया है, इसमें यह कहा कि 28% मामलों में के साथ भारत उन 8 देशों में शामिल है जो कुल टीबी रोगियों की संख्या 2/3 68.3% से भी अधिक है। तो ये बड़ा सोचने वाली बातें हैं। टीबी घातक बीमारी है और ये इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है पूरी तरीके से, है ना, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। शरीर में कहीं पर भी कभी भी हो सकता है, और आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है ना। आप इस बहुत ही सामान्य दिखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये टीबी आजकल हो सकता है। तो एक तरीके से पहले जैसा नहीं रहा, इसकी इलाज भी है प्रॉपर तरीके से। आपको 3, 4, 5 महीने दवाइयां खानी पड़ती है लगातार, उसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, आर्सेनिक 600 और पाइजिना, तरह तरह की बहुत सारी दवाइयां जो स्पेशली टीबी के लिए बनाया गया है, और बहुत ही सस्ती दवाई है, तो इसका इलाज ही बहुत ही सस्ती हो गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास गरुड़ चर्चा में था, सही कथन क्या? अभ्यास गरुड़, आप सभी को पता होगा कि अभ्यास गरुड़ जो है फ्रांस की वायुसेना और भारत की वायुसेना के बीच में एक द्विपक्षीय एक तरीके से अभ्यास है ना। तो 4 स्टेटमेंट दिए कि भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है ना। दूसरा, रैट्स के तंत्र के तहत काम करता है, भारत द्वारा संचालित एंटी सैटेलाइट, नहीं कुछ नहीं, सिंपल सी क्या है भाई, भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है ना। तो ये आपका गरुड़ अभ्यास हुआ। गरुड़ अभ्यास देख सकते हैं कि अभ्यास गरुड़ फ्रांसीसी के सेना, पहली बार ये 2003 में इसको आयोजित किया गया था, द्विपक्षीय, और इस साल ये 7वां संस्करण है आपका गरुड़ अभ्यास का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, शक पंजा साहिब। ये शक पंजा साहिब का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 दिए गए हैं। यह सिख समुदाय का धार्मिक मंदिर है। यह एक वीरतापूर्ण घटना जो 30 अक्टूबर 1922 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजा साहिब के पवित्र मंदिर के पास हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। यह गुरुद्वारा पंडा साहिब भारत में स्थित है। यह पंजाब प्रांत के भ्रष्ट महंतों के खिलाफ एक विद्रोह है। तो ये आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया है ना, और 4 स्टेटमेंट, इसका आंसर जो होगा बी इज राइट आंसर, क्योंकि यह वीरतापूर्ण घटना आपको 30 अक्टूबर आपका 1922 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजा साहिब के पवित्र मंदिर के पास हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर हुई थी, है ना। इसी दिन क्या हुआ था कि पंजा साहिब सिख कैदियों को लंगर सामुदायिक रसोई भोजन परोसना चाहते थे, लेकिन हसन अब्दाल स्टेशन पर, तो ये उसमें उस दिन हुआ कि भाई साहिब सिख कैदियों को लंगर खिलाना चाहते थे, लेकिन हसन अब्दाल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकने वाली है, और उसी दिन जो है इस तरीके की घटना होती है। तो ये 5 सबसे प्रमुख था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इससे संबंधित करंट अफेयर नहीं देखा है तो जाकर करंट अफेयर जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।